स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर #, कॉमर्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉमर्स वाला पोर्शन। इससे पहले जो कॉमन पोर्शन है 90 क्वेश्चंस का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में। तो जो कोई भी #, PGT कॉमर्स 18 दिसंबर 2021 का जो पेपर है वो स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो पीछे की वीडियोस को भी देखें। कॉमन पोर्शन की वीडियोस के लिए अलग अलग 5 क्वेश्चन सीरीज 10 क्वेश्चन सीरीज में ये पेपर जो करवाया गया है। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन। व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस देन, यदि समायोजित क्रय तलपट के नाम पक्ष में दिखाया गया है तो क्या करेंगे। देखिए एडजस्टेड परचेज को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ना ही अब ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे ना ही क्लोजिंग को। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज को दिखाया गया। एडजस्टेड परचेज क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस एडजस्टेड परचेज में दोनों ही स्टॉक को हम जो है ले चुके हैं, इसलिए अब अलग से इन दोनों को नहीं दिखाएंगे। बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्यों गलत हुए। फर्स्ट में बोला गया बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस, कि प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दोनों को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। सेकंड है ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, केवल अंतिम स्टॉक को दिखाया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है ओनली ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, केवल प्रारंभिक स्टॉक को ही दिखाया जाएगा तलपट में। तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे और जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज को दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें टिक करना था कि अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट टू द अलाउड एट ए रेट ऑफ 0.75% PM पर मंथ ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ₹60 लाख, ठीक है। 60 लाख की साझेदारों की पूंजी है, उनकी पूंजी पर 0.75% से प्रति महीने की दर से ब्याज दिया जाता है। अब मैनेजर्स का कमीशन है एट ए रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभों का 5% कमीशन दिया जाता है। तो इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी बाद में कैलकुलेट करते टाइम, आफ्टरवर्ड दिया गया तो 5/105, 5/105। इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹14,85,000 देन मैनेजर्स कमीशन विल बी। पूंजी पर ब्याज उनका कमीशन चार्ज करने के पूर्व लाभ यानी कि 14.85 लाख थे, तो मैनेजर का कमीशन क्या होगा। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। नेट प्रॉफिट गिवन है 14,85,000, 14,85,000। हाँ, और ये है बिफोर यानी कि हर खर्चे से पहले का, तो यही हमें चाहिए होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो इन्होंने बोला 60 लाख रुपए के ऊपर 0.75% पर मंथ बोला है तो 12 से मल्टीप्लाई करनी है। पर एनम दे रखा होता तो डायरेक्ट हम परसेंटेज को लगा देते, और परसेंटेज भी 0.75 है तो उसका पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो नीचे यानी कि 101, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और 100 परसेंटेज के नाम का, ठीक है। 200 क्यों आए हैं, एक पॉइंट के लिए और एक परसेंटेज के लिए। तो ये आ गया 5,40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना प्रॉफिट है 14,85,000 रुपये, 14,85,000 में से हम माइनस कर देंगे 5,40,000, 5,40,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच के आता है 9,45,000। और इसका 5/105 क्यों करा, क्योंकि आफ्टर वाली कंडीशन दे रखी थी, बिफोर होता तो 5/100 कर देते, और अभी आफ्टर दे रखा है तो 5/105 करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 45,000। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, 45,000 हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज। माल और सेवाओं को प्राप्त करने की लागत क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक्सपेंसेस, व्यय कहलाते हैं, ठीक है। बाकी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइम कॉस्ट एंड मेजर कॉस्ट। देखते हैं एक बार सभी का छोटा छोटा मीनिंग। कि क्वेश्चन था कि माल और सेवाओं को प्राप्त करने की लागत, वो तो है हमारा एक्सपेंसेस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मनी स्पेंट बाय बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये जो हमारी पूंजीगत संपत्तियां हैं इनको प्राप्त करने की जो लागत आती है वो हमारी
ये पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी इन टर्म ऑफ द मटेरियल्स एंड लेबर इन्वॉल्व इन ए प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को माइनस करके, उसको हटा के, उसके बिना हमें लेनी है सारे डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ये होती है मूल लागत। इनके जो प्रोडक्शन करने के लिए जो स्टार्टिंग की डायरेक्ट कॉस्ट आती है वो हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। डिवीजन ऑफ कॉस्ट को कैसे करते हैं? प्राइम कॉस्ट में क्या जाती है? सारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जाते हैं? अगर इस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री के ओवरहेड को भी प्लस कर दे तो ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी प्लस कर दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगी? ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसमें प्लस कर दे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्वेश्चन था कि माल और सेवाओं को प्राप्त करने की लागत, कॉस्ट इनकर्ड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा एक्सपेंसेस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो मैच ही नहीं कर रहे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेजेज ऑफ एन एसेट बिकॉज डैश अप्लाइज। ऐतिहासिक लागत क्रय की गई संपत्ति के मूल्य का लेखा करने में उपयोग की जाती है क्योंकि डैश लागू होता है। क्या लागू होता है यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट लागू होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है कि कोई भी एसेट हमने जिस रेट पे खरीदी है, जो हमारी लागत आई है, उसको अपनी बुक्स में उसी वैल्यू पे ही दिखाया जाता है। बाकी सभी का मीनिंग देखते हैं एक बार। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं, ये अपनी मिलान अवधारणा। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वेयर बाय फर्म्स रिकॉग्नाइज रिवेन्यूज एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंसेस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जिस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस लिए गए हैं उसी की रिवेन्यू ली जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि जिसकी रिवेन्यू ली गई उसी के ही एक्सपेंसेस लिए जाएंगे। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड सेम होगा और वहाँ पे मैच किया जाएगा रिवेन्यूज़ को और एक्सपेंसेस को। सेकंड क्या है हमारे पास? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ये पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा ये क्या कहती है कि बुक्स में इट रिक्वायर दैट ऑल मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अपने वित्तीय विवरण में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को प्रकट कर देना चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इट स्टेट दैट ऑल एक्विजिशंस ऑफ आइटम शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिटेन इन बुक्स एट कॉस्ट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था कि जो भी एसेट है जितने की लागत आई है उसको उसी रेट पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो कहाँ से लिखे गए? इट ड्राइव्स फ्रॉम रिकॉग्निशन रिवेन्यू प्रिंसिपल। रिकॉग्निशन दिस कॉन्सेप्ट इज दैट द रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर रियलाइज्ड, सिमिलरली टू एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग के दो बेसिस है, कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में जो कैश आता है बस उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, और एक्रूअल बेसिस में उस पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखा जाता है, चाहे वो कैश में रिसीव हुई हो या ना हुई हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उससे बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन है हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज फॉर अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट बिकॉज कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोइंग पेमेंट्स आर ड्यू। फर्म के विघटन के समय निम्नलिखित राशि बकाया है। सबसे पहले 10,000 पार्टनर्स का लोन है, साझेदार का ऋण 10,000 रुपये का, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एट ए रेट ऑफ ₹12,000, माल के लिए बकाया 12,000 रुपये, 1,000 रुपीज़ फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग ऑफ एसेट्स, संपत्ति को बेचने के खर्चे का भुगतान किया 1,000 रुपये, एंड कैपिटल ऑफ ए ₹5,000 एंड बी 3,000। ए की पूंजी 5,000, बी की पूंजी 3,000। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 48 अंडर सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट। तो साझेदारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार भुगतान का क्रम क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आप खुद देखिए सबसे पहले क्या पेमेंट होता है। सबसे पहले ये 1,000 फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग ऑफ एसेट, संपत्ति को बेचने के खर्चे का भुगतान किया जाएगा सबसे पहले 1,000 रुपये का। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं जो गुड्स के हमारे 12,000 वो पेमेंट होंगे, फिर पार्टनर्स का लोन एंड देन पार्टनर्स की कैपिटल। अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे लास्ट में क्या पेमेंट होगा? कैपिटल, और उससे पहले होता है लोन। तो जहाँ पे भी फर्स्ट एंड फोर्थ है उस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग रेशियो से अपना ₹1 लाख इज नेट सेल फॉर ए कंसर्न ड्यूरिंग 2021। एक संस्था की 2021 में शुद्ध बिक्री 1 लाख रुपए है। इफ टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर इज 4 टाइम्स, यदि हमारा स्कंद आवर्त अनुपात जो है वो 4 गुना है, तो कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड इज
1.5 टाइम्स ऑफ दैट इज द बिगिनिंग। तो वर्ष के अंत में जो स्कंद है उसकी राशि ज्ञात कीजिए। वर्ष के अंत का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो स्कंद है, वो वर्ष के प्रारंभ की तुलना में 1.5 गुना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें रेशियो गिवन है, तो रेशियो का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जब अप्लाई करा तो क्वेश्चन में सेल गिवन है, सेल से करेंगे, कॉस्ट गिवन होती है तो कॉस्ट से निकाल देते हैं इसको। नेट सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास 25,000। टर्नओवर रेशियो गिवन है 4 दे रखा है, नेट सेल गिवन है, अकाउंटिंग एसेट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अकाउंटिंग एसेट करिए सॉरी, एवरेज स्टॉक निकल जाएगा यहाँ से 25,000 का। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो यहाँ सिर्फ कंडीशन गिवन है कि वो ओपनिंग से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ ओपनिंग को मान लेते हैं हम एक्स, लेट ओपनिंग स्टॉक एक्स, क्लोजिंग है 1.5x, तो एवरेज स्टॉक हमारे हिसाब से कितना आया? x प्लस 1.5x अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5x डिवाइड बाई 2। और अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि हमारे पास ये आया है, और अभी जब निकाला था तो 25,000 रुपये आया था। दोनों को इक्वल रखेंगे, एक्स को एक साइड में रखेंगे और इसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम साइड चेंज करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके वो उलट जाएगी, जो नीचे 2 है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर 2.5 है वो नीचे आ जाएगा, और कट करेंगे तो 20,000 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 20,000। एक्स क्या माना था हमने? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? 30,000। 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, 30,000। नेक्स्ट है टू इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉसेस इज रिलेटेड टू, हानि को तुरंत संबंध करना किससे संबंधित है? ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन होते हैं, रूढ़िवादिता परंपरा, और ये किस पे बिलीव करते हैं? टू प्ले सेफ, सेफली कब खेला जाएगा? जो प्रॉफिट्स है उसको साइड में रख दो, जो लॉसेस है उसके लिए अपने जितने भी प्रोविजंस है वो तैयार कर लो, और इसी के अकॉर्डिंग ही, इस कन्वेंशन के अनुसार ही जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, जितने प्रोविज़न बनाए जाते हैं ना वो यहाँ इसी के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। एक बार इन चारों को ही देखते हैं। कंजर्वेटिज्म है जो सबसे पहले कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटीसेप्टेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जितने भी ज्ञात हानियां हैं उसके लिए प्रावधान कर लिए जाते हैं, बट ऑल एंटीसेप्टेड और अनरिलीज गेन्स शुड बी इग्नोर, और जितने प्रॉफिट उसको छोड़ दिया जाता है, सतर्क रहा जाता है अपनी हानियों के लिए, प्रॉफिट्स को छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड जो कंसिस्टेंसी है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी में क्या है कि जिस अकाउंटिंग पॉलिसी को एक साल अडॉप्ट किया है फर्म ने, हर साल वैसे ही करनी चाहिए, ताकि वो अपने ईयर टू ईयर जितने भी कंपैरिजन्स है वो कर सके, या फर्म की दूसरी फर्म से भी कंपैरिजन कर सके जो उन्हीं की पॉलिसी की तरह ही उन्हीं के जैसी पॉलिसी अपनाकर अपने अकाउंट्स को रख रही हैं। तो कंसिस्टेंसी में क्या आ जाएगा? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ठीक है, वो उन सब का मिलान हम कर सके ताकि संगत हो सके वो एक साल से दूसरे साल के लिए जो भी विवरण है, these should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different periods and draw important conclusions about the working of the enterprise। ठीक है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो इस लायक बन सके कि वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कंपेयर कर सके। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपने अकाउंट्स में, जितनी भी पॉलिसी अपनाई जाए, जितने भी मेथड्स अपनाए जाए, वो हर साल एक जैसे ही होने चाहिए। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, यानी कि महत्वपूर्णता की परिपाटी। महत्वपूर्णता की जो परंपरा, ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो इम्पोर्टेंट है ना बस उसे ही दिखाओ, सब कुछ मत डिस्क्लोज करो। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सपेंशन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्या फुल डिस्क्लोजर बोलते हैं कि सब कुछ दिखा देना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। कह रहे जो यूजर है, जो उपयोग करता है, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन असंगत है तो उसे नहीं दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर आइदर left out or merged with other items, otherwise accounting statement will be unnecessarily overburdened। ठीक है, ये क्या है? बोझिल हो जाएंगे हमारे अकाउंट्स अगर हमने हर किसी बात को दिखाना शुरू कर दिया। तो जो इम्पोर्टेंट है बस उसे ही दिखाना चाहिए। फोर्थ हमारे पास फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है ना, शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड।
उसे दिखा देना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे एंटरप्राइज के इकोनॉमिक अफेयर से रिलेट कर रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी ए सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आगे एग्जांपल आ जाएंगे भाई, जो भी उपयोग करता है उन सभी के लिए जितनी बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी के सारी दिखा देनी चाहिए। लेकिन मैटेरियलिटी कंसेप्ट बोलती है कि सब कुछ नहीं दिखाया जाना चाहिए, जो इरेलीवेंट है उसे छोड़ देना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉसेज इज रिलेटेड टू, हानियों का तुरंत संबंध किस में किया जाता है, ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन आ जाएगी। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज और आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में कौन सी आइटम्स दिखाई जाती है, देखिए जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री की जाती है, जो कि सब्सिडरी बुक्स में नहीं की जाती, जो कैश बुक में नहीं की जाती। तो गुड्स परचेज फॉर पर्सनल पर्पज़ के लिए गुड्स परचेज किया, ड्राइंग टू परचेज, ठीक है, ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज भी जनरल पर्पज में दिखाई जाती हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये तीनों ही एंट्री जो है वो दिखाई जाती हैं जनरल प्रॉपर में। तो ऑल दीज आइटम्स हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। या ए और बी एक फर्म में 3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी इज एडमिटेड फॉर 3/20 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी को 3/20 भाग लाभों में हिस्सा देकर शामिल किया गया। अब यहाँ कंडीशन दे रखी है कि सी दूसरों से अपना शेयर जो कैसे ले रहा है। सी एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। सी ने अपना 1/3 का जो हिस्सा वो बी से लिया। एंड ए सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी। और ए ने 1/6 शेयर जो है वो सी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। फर्म के लिए न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो होगा फर्स्ट ऑप्शन। सोल्व करके देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, एज टू बी गिवन है 3:2। सी का शेयर भी गिवन है 3/20। अब पहली कंडीशन दी सी की बी के लिए कि सी अपना हिस्सा कैसे बी से ले रहा है। देखिए, सी एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। सी अपने हिस्से का 1/3 जो है बी से ले रहा है। ऑफ आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, सी कितना ले रहा है बी से, जो उसका हिस्सा है 3/20, उसका 1/3 वो उससे ले रहा है। 3 से 3 कैंसिल, 1/20 आ गया। बी का नया शेयर कैसे आ जाएगा, बी का जो पुराना था ना 2/5, उसमें से उसका माइनस कर देंगे, जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/20 को माइनस करते हैं तो 7/20 बी का न्यू शेयर आ गया। उसके बाद कंडीशन दी कि ए जो है सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी। ए अपने हिस्से का 1/6, ए अपने हिस्से का 1/6। तो अब जब सी एक्वायर्स करेगा ए से तो किससे मल्टीप्लाई होगी, ए का जो शेयर है ना 3/5 उसकी 1/6 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि कंडीशन ये थी कि ए अपने हिस्से का 1/6 जो वो शेयर कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ से कैंसिल किया तो 1/10 आ गया। ए का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, 3/5 जो उसका ओल्ड रेशो था उसमें से, ओल्ड शेयर था उसमें से 1/10 को माइनस कर देंगे, जो उसने सैक्रिफाइस कर दिया सी के लिए। तो 10 एलसीएम लेके ऐसे जब सोल्व किया तो हमारे पास आया 5/10। अब यहाँ पे भी 20 बेस है और सी के शेयर में भी 20 बेस है, तो यहीं पे ही बेस को 20 कर लेते हैं, आगे में एलसीएम लेने की नीड नहीं होगी। तो यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो 10/20 आ गया। हमारे पास न्यू रेशियो आ गया है 10 का। ए का जो शेयर है वो 10 है, बी का जो है 7 है और सी का है 3। तो 10:7:3 हमारे पास आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, आज का है लास्ट क्वेश्चन। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, पूंजी संपत्ति के विक्रय से उत्पन्न लाभ को नीड नॉट टू बी एडेड टू रिवेन्यू टू असरटेन द डैश ऑफ बिजनेस। डैश ज्ञात करने के लिए नहीं जोड़ा जाता, यह आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या, सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को बेचने से जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। किसके लिए नहीं जोड़ा जाएगा, उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी सभी के लिए जोड़ा जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू या नेट सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो माइनस कर देंगे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चंस थे हमारे ये 91 से लेके 100 तक के। अगर आपको लगे ना थोड़ी सी भी मेहनत की गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।